हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो सब इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए इतने सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, लेकिन उस इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 1, जो अनुच्छेद 1 है, जो हमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ये कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वो सब दिए जाएंगे जो पहली अनुसूची में होंगे, यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल में होंगे। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या है, पहली अनुसूची क्या है? तो पहली अनुसूची में देखिए जितने भी इंडिया में स्टेट हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब की लिस्ट दी गई है। तो फर्स्ट आर्टिकल इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये इंडिया के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें बताता है और कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 2, यानी कि जो दूसरा अनुच्छेद है वो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो है वो संसद विधि बनाकर करेगी। यानी कि अगर कोई नया स्टेट बनाना है ना, किसी नए स्टेट की स्थापना करनी है, उसको गठन करना है, तो उसका स्थापना कौन करेगी? तो संसद, पार्लियामेंट करेगी लॉ बनाकर। इसके बाद आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में जो परिवर्तन है वो संसद विधि बनाकर करेगी। अब आर्टिकल 2 तो कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, वहाँ पे भी देखिए पार्लियामेंट विधि बनाकर कर रही थी। और जो आर्टिकल 3 है वो भी नए राज्यों के निर्माण के बारे में, और जो पहले से जो स्टेट हैं उनके वर्तमान राज्यों के, उनमें नाम में, उनके क्षेत्र में, उनकी सीमाओं में, उनमें सब में जो भी परिवर्तन वगैरह होगा वो भी संसद ही करेगी लॉ बनाकर। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 12, जो हमें स्टेट की डेफिनेशन देता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य की परिभाषा में आती हैं। सबसे पहले आता है भारत सरकार और संसद। नेक्स्ट आता है राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो सब। और नेक्स्ट आता है अन्य प्राधिकारी। अब इसमें भारत सरकार और संसद तो बिल्कुल क्लियर है, राज्य सरकार और विधानमंडल भी बिल्कुल क्लियर है। लोकल अथॉरिटीज़ में आपका नगर पालिकाएं वगैरह आ जाती हैं। और अन्य प्राधिकारी में क्या आएगा ये सब मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो में बनाकर पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने आर्टिकल 12 पे मेरा राज्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये बताता है हमें, इसमें 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। पहली ये कि संविधान के शुरू होने से पहले, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में जितनी भी विधियाँ लागू थी वो उस मात्रा तक शून्य होंगी संविधान लागू होने के बाद, यानी कि जहाँ तक वे मूल अधिकारों के विरोध में हों, उसके उपबंधों से असंगत हों। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। इस खंड के उल्लंघन में अगर स्टेट कोई भी विधि बनाता है, कोई भी लॉ बनाता है, तो वो कहाँ तक, वहाँ तक शून्य होगा जहाँ तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें मतलब हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि संविधान के पहले जो लॉ बनाए गए हैं वो संविधान प्रारंभ होने के बाद वहाँ तक शून्य होंगे जहाँ तक वे उपबंधों से असंगत हों, वो भी किसके, मूल अधिकारों के। और सेकंड चीज़ ये है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। और अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाएगा तो इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई जो हर विधि है वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी जहाँ तक वो उसके उल्लंघन में हो। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। तो जो आर्टिकल 14 है वो भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये कहता है। विधि के समक्ष समानता का मतलब हर व्यक्ति जो है वो कानून की नज़र में बिल्कुल समान होगा, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि विधियों का समान संरक्षण, यानी कि लॉ जो भी प्रोटेक्शन देगा वो सबको इक्वल देगा, इक्वल सबको लॉ का प्रोटेक्शन मिलेगा, सब व्यक्ति कानून की नज़र में समान होंगे। तो आर्टिकल 14 जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है।
इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 15। ये हमें बताता है कि भेदभाव की समाप्ति, जैसे कि मैंने बताया कि 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, तो किन किन आधारों पर इसमें भेदभाव की समाप्ति की बात कही गई है। सबसे पहले है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ये ऐसे 5 आधार हैं, 5 बेसिस हैं जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को दुकानों में, जो पब्लिक जो होटल्स होते हैं, है ना, भोजनालय होते हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान होते हैं, जो पब्लिक में जो मनोरंजन की जगहें होती हैं, जैसे कि आपका सिनेमा हॉल्स वगैरह हो गए, तो इस आधार पे उन्हें एंट्री लेने से ये जो साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो भी कुएं होते हैं, तालाब वगैरह हैं, सड़कें हैं, है ना, और ऐसी कोई भी जगह जो पब्लिक के लिए बनाई गई है, वहाँ उन्हें प्रवेश लेने से केवल इन 5 आधारों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे। तो ये 5 आधार ऐसे दिए गए हैं जिनमें से राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। जो आर्टिकल 16 है वो कहता है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। यानी कि ये वाला जो आर्टिकल है वो नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। सभी को नौकरियों में इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसी भी नागरिक को, देखिए यहाँ पे 7 आधार बताए गए हैं भेदभाव मना करने के। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। यहाँ पे जो आर्टिकल 15 हमने देखा उसमें 5 आधारों पर भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है, जबकि आर्टिकल 16 में 2 और आधार जो बढ़ा दिए गए हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक है आपका उद्भव और एक है निवास। तो केवल इन आधार पर भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। नौकरियों में सबको अवसर जो है वो समान रूप से दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ का एक अपवाद भी है इसी आर्टिकल में। क्या है कि संसद जो है वो किसी राज्य में या किसी यूनियन टेरिटरी के लिए, मान लीजिए नियुक्ति निकलती है, अपॉइंटमेंट निकलती है, तो उस संबंध में निवास के बारे में कोई विधि बना सकती है कि जैसे मान लीजिए किसी से कोई वो मांग लेते हैं कि निवास प्रमाण पत्र आप लगाइए। तो अगर किसी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में किसी नियुक्ति के संबंध में, नियोजन के संबंध में संसद ने, पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर निवास से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट अगर अलाउ किया है तो उस चीज़ को तो वहाँ पर लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट लॉ बना के ऐसा कर सकती है। ये इसका एक अपवाद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। ये हमें क्या बताता है? ये हमें वही वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता ही है, बोलने की स्वतंत्रता तो देता है, साथ ही ये हमें 6 प्रकार के फ्रीडम और देता है। मतलब बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ 5 और फ्रीडम, तो कुल मिला के 6 प्रकार के फ्रीडम जो है हमें इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला आता है, देखिए सिंपल से सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है बोलने की और अपनी बात को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरी है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मैं ना मीटिंग वगैरह। तीसरा है संगम या संघ या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है भारत में बिना रुकावट के घूमने फिरने की स्वतंत्रता। इससे अगला है किसी भी भाग में, इंडिया के कहीं भी भारत में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। और नेक्स्ट आता है कोई भी व्यापार, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये 6 फ्रीडम जो हैं वो दी गई हैं। 6 के 6 फ्रीडम्स हमें पता होने चाहिए। आर्टिकल 19 इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन देखिए ये जो जितने भी ये जो यहाँ पर दिए गए हैं फ्रीडम, ये सब पूर्ण नहीं कह सकते हम, इनको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं कह सकते हैं ना। इन सब पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, सब पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जब भी किसी हम फ्रीडम का यूज़ करते हैं तो हमें रेस्ट्रिक्शन का पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली इसमें रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कौन सा रेस्ट्रिक्शन है। तो देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि जो हमें बोलने की स्वतंत्रता देती है, उसमें 8 तरह के रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करना, भारत की प्रभुता और अखंडता। तो ये 8 रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन पे लगाए गए हैं। इसके बाद इसी आर्टिकल का जो खंड 3 है वो हमें बताता है जो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। उस पर देखिए 2 रेस्ट्रिक्शन हैं, भारत की प्रभुता अखंडता और लोक व्यवस्था।
तो इस पर 2 रेस्ट्रिक्शन हो गए। इसके बाद अगला जो खंड है आर्टिकल 19 का, वो हमें बताता है जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं या कॉपरेशन बनाते हैं, कोई संघ बनाते हैं, तो उस पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन हैं। तो इस पर रेस्ट्रिक्शन है आपके भारत की प्रभुता या अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार। यहाँ पे एक जो रेस्ट्रिक्शन जोड़ा गया है वो सदाचार वाला और ऐड कर दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा खंड 5। जो खंड 5 है आर्टिकल 19 का, उसमें देखिए दोनों तरह के जो 2 हमारे फ्रीडम है, एक तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो गई इंडिया में कहीं भी, दूसरा भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। तो इन दोनों के जो रेस्ट्रिक्शन है वो एक ही खंड में दिए हुए हैं, खंड 5 में दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो है साधारण जनता के हित में, यानी पब्लिक के वेलफेयर में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगता है तो वो लगाया जा सकता है। और इससे नेक्स्ट है किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए। तो 2 तरह के रेस्ट्रिक्शन हैं और दोनों जो फ्रीडम है, चाहे वो घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो या भारत में कहीं निवास करने की, रहने की, बसने की स्वतंत्रता हो, तो उस पर 2 रेस्ट्रिक्शन ये लगाए जा सकते हैं और दोनों के लिए हमें ध्यान रखना है एक ही खंड में है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19 का जो खंड 6 है, उसमें दे रखी है व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता पर रुकावट, मतलब कि एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन। तो ये किस लिए लगा सकता है, साधारण जनता को हितों में राज्य ऐसी कोई लॉ बना सकता है जो उस व्यापार कारोबार के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यताओं से संबंधित हो। यानी कि ये जो आर्टिकल 19 का जो खंड 6 है, इसमें एक तो साधारण जनता के हित में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, दूसरा राज्य ऐसे कोई विधि बना सकता है, ऐसा कोई लॉ बना सकता है जो उस कारोबार के लिए जो ज़रूरी टेक्निकल जो भी योग्यताएं चाहिए उससे संबंधित हो, है ना। जो काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए अगर कोई योग्यता चाहिए तो उससे संबंधित भी स्टेट कोई लॉ बनाकर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहने वाला आर्टिकल है। इसमें क्या है कि सभी व्यक्तियों को देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीने का अधिकार दिया गया है। जब राइट टू लाइफ ही दिया गया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार हो गया हमारा। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये जीने का अधिकार सबको देता है और कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं। इस पर हम एक केस देख लेते हैं पहले, फिर दूसरा केस देखेंगे। सबसे पहला केस आता है A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये लॉ कौन बनाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसी होगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि कार्यपालिका के विरुद्ध तो 21 का संरक्षण मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन जो विधायिका है उसके विरुद्ध प्राप्त नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि विधायिका तो लॉ बनाकर किसी भी व्यक्ति को उसके राइट टू लाइफ से हटा सकती है, उसे वंचित कर सकती है, उससे छीन सकती है जीने का अधिकार। लेकिन जो जस्टिस फजल अली थे उन्होंने कहा कि विधायिका पर भी ये लागू होना चाहिए, वह कोई विधि ऐसी ना बनाए जिससे नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट हो। वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लॉ ऐसा बने। लेकिन इसके बाद आता है मेनका गांधी का केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है, जो अनुच्छेद 21 है, उसका जो संरक्षण है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ने जो ऊपर वाला केस था A.K. गोपालन वाला, उसको इसमें उलट दिया, है ना। इसको उसके बिल्कुल दूसरे तरह का निर्णय इसमें दिया कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है ये प्राप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 में एक और नया आर्टिकल मतलब कि एक तरीके से ऐड किया था 21A। इसमें राज्य क्या कर सकता है, स्टेट जो है वो 6 से लेके 14 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न कर सकता है कि जो 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 23। तो ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि देखिए ये मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम पर रोक लगाता है। ज़बरदस्ती किसी से काम कराना, जबरन काम कराना और मनुष्य का दुर्व्यापार करना, है ना, उनका बिजनेस करना, उनका ट्रेड करना, मनुष्य को बेचना, खरीदना, है ना, ये सब चीज़ों पर रोक लगाता है। और इस तरह के प्रोविज़न का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए विधि अनुसार उसको पनिश भी किया जा सकता है, लॉ बनाकर उसको पनिश किया जा सकता है। तो ये वाला आर्टिकल एक तरीके से दंड का प्रावधान करता है, जो आर्टिकल 23 है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। क्या कहता है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, उसको
कारखाने में, खान में या किसी भी खतरनाक स्थान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से ये वाला जो आर्टिकल है ये क्या करता है, ये चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है, बाल श्रम पर रोक लगाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल 24। इसके बाद आता है आर्टिकल 29। क्या कहता है कि भारत में या उसके किसी भाग में जो रहने वाले नागरिक हैं उनको अपनी विशेष भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो इंडिया में जितने भी नागरिक रहते हैं या उसके किसी भाग में जो नागरिक रहते हैं, जो सिटीज़न हैं इंडिया के, वो उनकी जो भी भाषा है, जो भी उनकी लिपि है, जो भी उनकी संस्कृति है, कल्चर है, वो उसको बनाकर रख सकते हैं। तो आर्टिकल 29 जो है इस तरह से हर किसी नागरिक की भाषा को, लिपि को, कल्चर को प्रोटेक्शन देने की बात करता है, जो 29 है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि राज्य के द्वारा पोषित और राजनीति से सहायता प्राप्त, मतलब राज्य नीति से, ये राज्य नीति है सॉरी, कि राज्य नीति से सहायता लेने वाली जो किसी भी शिक्षण संस्थान में यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन से किसी भी नागरिक को केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी के भी एक आधार पर, एक बेसिस पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य से जो भी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट वो मदद ले रही हैं, हेल्प ले रही हैं, जिन्हें स्टेट चला रहा है या राज्य निधि से पोषित हैं, है ना, राज्य की निधि से पोषित हैं, राज्य के फंड से चल रही हैं, स्टेट के फंड से चल रही हैं, उनमें एडमिशन अगर कोई व्यक्ति नागरिक लेता है तो केवल इन 4 बेसिस पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 30, यानी जो अनुच्छेद 30 है वो क्या बताता है कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, है ना, माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार रखते हैं। मतलब अपनी पसंद की वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना भी सकते हैं और उनको प्रशासित भी कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान के खिलाफ इस आधार पर ही भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, यानी कि वो किसी माइनॉरिटी के प्रबंध में है, उसे कोई माइनॉरिटी चला रही है, तो इस आधार पर ही जो स्टेट है वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा, उसको सहायता देने में, उसको हेल्प देने में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 32। जो अनुच्छेद 32 है वो तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहता है कि भाग 3 में जो दिए गए मूल अधिकार है, एक तरीके से उन्हें लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। तो इसे हम संविधान का संरक्षक भी कह सकते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षक हम कह सकते हैं। किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर कहाँ पे यूज़ करता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में? आर्टिकल 32 में। क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 प्रकार की रिट निकालने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इन 5 रिटों के नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। तो ये जो भी रिट हैं इन पर मैंने अलग अलग पहले से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है 5 रिट पे विद केस लॉ के साथ। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक एक रिट को अलग अलग वीडियो में एक एक रिट को केसेस के साथ डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो है आर्टिकल 39A। देखिए 39A को इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है कि सभी के लिए जो इक्वल जस्टिस है और जो फ्री लीगल एड है वो प्राप्त होगी। ये स्टेट सुनिश्चित करेगा कि सभी को इक्वल जस्टिस मिल सके, सभी को निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। लीगल एड अगर कोई लेना चाहता है, लीगल हेल्प लेना चाहता है तो वो फ्री होनी चाहिए। और इसके लिए इस आर्टिकल को ऐड किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1976 में। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक केस भी देखेंगे। केस का नाम है हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, जो फ्री लीगल एड का राइट है, वो आर्टिकल 21 में दिए गए जीने के अधिकार में एक ज़रूरी तत्व है, एक आवश्यक तत्व है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 44, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 में सभी के लिए ये कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का जो प्रयास है वो स्टेट करेगा। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है विद केस लॉज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा समझने में आपको हेल्पफुल होगा वो वीडियो। और यहाँ पर सिर्फ मैंने इस आर्टिकल के बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया है। देखिए जो सरला मुद्रल का केस है, जो इसका लैंडमार्क केस है, उसमें कोर्ट ने
सबसे पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था उसको लागू करने पर जोर दिया था। तो ये जो है इस आर्टिकल का लैंडमार्क केस है। मैंने उस वीडियो में इस केस को फुल पूरा जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है विद फैक्ट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 51A। आर्टिकल 51A बिल्कुल नया ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें दी गई हैं हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और इस आर्टिकल को 42वें संवैधानिक संशोधन से जो है वो जोड़ा गया था। पहले क्या था कि इसमें सिर्फ 10 ड्यूटीज़ थी, 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 2002 में ऐड किया गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है 52, जो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि ये हमें बताता है कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। इसके बाद आर्टिकल 53 ये कहता है, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, कि जो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यपालिका शक्ति है, वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या तो खुद करेगा या जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 63, जिसमें बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी एक ही होगा और प्रेसिडेंट भी एक ही होगा। तो इनके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 72, यानी अनुच्छेद 72, जो कहता है कि राष्ट्रपति को दोष सिद्ध, यहाँ पे दोष सिद्ध वर्ड है, सॉरी, राष्ट्रपति को जो दोषसिद्ध ठहराए गए व्यक्ति हैं उनके दंड को क्षमा करने का अधिकार है ना, मतलब उनको माफ़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अब वो जो जिस व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया है, जिसको दंड मिला है, किस मामले में उनको क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति? सबसे पहला है सेना न्यायालय के द्वारा वो दंडित अपराधी हो, तो वो जो अपराधी हो उसे मिलिट्री कोर्ट ने दंड दिया हो। सेकंड है जहाँ जिस विधि के विरुद्ध उसने अपराध किया है उस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, यानी कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके अंदर वो विषय आता हो जिसमें उसने अपराध किया है। नेक्स्ट आता है जहाँ मृत्यु दंड दिया गया हो। तो देखिए, जहाँ पे किसी को डेथ पेनल्टी मिली है, मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा मिल गई, और उस मामले में भी प्रेसिडेंट जो है वो उसके मृत्यु दंड को क्षमा कर। तो ये 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जहाँ पे राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 74, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे यहाँ पे, जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जो भी उसे मंत्रिपरिषद सलाह देगी वही उनके अनुसार ही उनको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, मतलब एक बार उस पर विचार कर लिया जाए जो सलाह दी गई है, इसलिए उसको वापस लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाती है उसके अनुसार फिर काम करने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो बाध्य हैं, फिर उनको वो सलाह जो है वो माननी पड़ेगी। और ये प्रोविज़न किससे ऐड किया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1978 में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 77। ये क्या बताता है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं, जितने भी समस्त कार्य हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, इंडिया में प्रेसिडेंट की जो रैंक है, जो पोस्ट है, वो सबसे बड़ी है ना। तो प्रेसिडेंट के नाम से ही भारत सरकार के सारे कार्य जो हैं वे किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनकी विधि मान्यता को इस आधार पर, है ना, चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ पे सॉरी, चुनौती है, चुनौती नहीं दी जाएगी कि या प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वो जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा निष्पादित ऑर्डर नहीं है, यानी कि जो ऑर्डर दिया गया है वो प्रेसिडेंट ने नहीं दिया है। क्योंकि देखिए, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे बड़ा है और सबसे प्रमुख भी है, तो कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति में ही निहित है, इसलिए ये पावर जो है राष्ट्रपति को दी गई है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई कार्य किया है, तो भी उसे राष्ट्रपति के नाम पर ही किया गया माना जाएगा। भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रियों के बीच में काम का आवंटन भी कर सकता है, यानी कि काम को मंत्रियों के बीच में बांट भी सकते हैं। तो ये सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। तो आर्टिकल 77 इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 78,
जो कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी विषय पर प्रधानमंत्री से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो इस बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराए। संघ के जो कार्यकलाप हैं यानी यूनियन के जितने भी कार्य हैं वहाँ पे जो प्रशासन संबंधी मामले हैं उनमें राष्ट्रपति को कौन सूचित करेगा? प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन देंगे। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी बातों में जो भी जानकारी मांगते हैं वो प्रधानमंत्री को देनी होगी। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जो है वो ड्यूटी दी गई है आर्टिकल 78 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, यानी यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होगी जो किस किस से मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। तो जो पार्लियामेंट बनती है वो हमें ध्यान रखना है 3 से मिलकर बनती है, एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन 3 से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 102। क्या बताता है हमें कि कोई भी व्यक्ति निम्न आधारों पर पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो चुने जाने के योग्य नहीं माना जाएगा। तो वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को पार्लियामेंट का मेंबर नहीं माना जाएगा, ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन उस पद को छोड़कर यानी पार्लियामेंट के मेंबर के पद को छोड़कर कोई लाभ का पद ले लेता है ना, किसी दूसरी पोस्ट को वो धारण कर लेता है। नेक्स्ट है यदि उसे न्यायालय के द्वारा विकृतचित, ये विक्रमजीत नहीं सॉरी विकृतचित है यानी कि पागल है ना, विकृतचित घोषित उसे कर दिया गया हो। तो दूसरा आधार हो गया आपका विकृतचित का। तीसरा है यदि वो दिवालिया है, दिवालिया मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, तो दिवालिया जो है वो तीसरा आधार हो गया। चौथा है जब वो भारत का नागरिक ना हो। पांचवा है जब उसने राज्य की नागरिकता अपनी इच्छा से ही किसी दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है ना, दूसरे स्टेट की जो नागरिकता है वो उसने अपनी इच्छा से प्राप्त कर ली है। और यदि वो संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्हित कर दिया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसके अधीन उसको निर्हित घोषित कर दिया गया कि अब वो मेंबर नहीं रह सकता। इसके बाद जो दूसरा आधार है जिसके आधार पर पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाती है, वो है कि जब वो संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए 10वीं अनुसूची के अधीन अयोग्य हो जाता है। जो 10th शेड्यूल है उसमें निर्भरता के आधार दिए हुए हैं कि किन आधारों पर जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो अपनी सदस्यता खो देते हैं। तो अगर उन आधारों में से वो किसी एक आधार को ले लेता है तो वहाँ पर वो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 105। ये क्या कहता है कि जितने भी संसद के सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार देने की बात करता है, कुछ प्रिविलेजेस देने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि एक तो उन्हें संसद में बोलने का पूरा अधिकार है, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं संसद के अंदर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सेकंड है संसद में किसी भी सदस्य के द्वारा कही गई कोई बात है या मत है, उनका जो भी वो वोट देते हैं उसके संबंध में भी किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ये दूसरा विशेष अधिकार हो गया। और तीसरा है ऐसा विशेष अधिकार जिसे संसद समय समय पर जो लॉ बनाकर निश्चित करती है। तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जो भी लॉ बनाकर उन्हें अगर कोई विशेष अधिकार देना चाहती है तो वो दे सकती है। ये तीसरा प्रिविलेज हो गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 112 जो बजट के बारे में बताता है, बजट के बारे में प्रावधान करता है। और संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सामने भारत सरकार के उस वर्ष की जो भी मतलब खर्चे वगैरह हैं उनसे संबंधित खर्चों का विवरण जो है वो कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति रखवाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो खर्चे वगैरह यहाँ पे रखवाते हैं। तो इसमें बजट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 123। ये क्या बताता है? ये अध्यादेश की शक्ति देता है राष्ट्रपति को, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है कि जब तुरंत कार्यवाही करने की ज़रूरत हो प्रेसिडेंट को तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और उसका वही प्रभाव होता है, वही इफेक्ट होगा जो पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट होता है, जो एक्ट पारित होता है उसका इफेक्ट होता है। तो पारित अधिनियम जैसा ही इसका इफेक्ट होगा। लेकिन अध्यादेश जारी करने के समय जो पार्लियामेंट है उसके दोनों जो सेशन हैं, दोनों जो सदन हैं वो सेशन में नहीं होने चाहिए। और ऐसा अध्यादेश या तो 6 सप्ताह कर यानी कि 6 हफ्ते तक और राष्ट्रपति के ऑर्डर तक ही जारी रहता है। तो ये 2 आधार इसमें दिए गए हैं कि या तो वो 6 हफ्ते तक जारी रहेगा या राष्ट्रपति के ऑर्डर तक वो जारी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 161।
यानी कि आर्टिकल 161 जो है वो क्षमादान की शक्ति की देखिए फिर से बात करता है, लेकिन यहाँ पे जो क्षमादान की शक्ति दी गई है, जो माफ़ी की शक्ति दी गई है, वो दी गई है गवर्नर को। सेम बिल्कुल जो पावर 72 में राष्ट्रपति को दी गई थी क्षमादान की, वही दी गई है, लेकिन दो आधार थोड़ा सा अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की जो पावर है किसी व्यक्ति को दंड को माफ़ करने की, वो राज्यपाल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए राज्यपाल सिर्फ एक ही मामले में किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं, वो है जब जिस विषय में उस व्यक्ति को दंडित किया गया हो उस पर केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होना चाहिए। यानी ना तो राज्यपाल मृत्युदंड वाले व्यक्ति को, डेथ पेनल्टी जिसे मिली हुई हो, उसको क्षमादान दे सकते हैं, और ना ही मिलिट्री कोर्ट्स में जिसको दंडित किया गया हो उसको क्षमादान दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे राज्यपाल की जो पावर है क्षमादान करने की या किसी के दंड को माफ़ करने की, वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड है राष्ट्रपति की तुलना में। अगर हम प्रेसिडेंट से इस चीज़ की तुलना करें तो बहुत ही ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में ये चीज़ बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 213, जो बिल्कुल 123 की तरह से है। जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करने की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 123 में दी गई है, वही सेम पावर बिल्कुल 213 में यानी 213 में दी गई है राज्यपाल को। जब तुरंत कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है तो राज्यपाल को विधानमंडल के, देखिए जब दोनों सदन सेशन में नहीं होते हैं, वहाँ पे संसद के दोनों सदन सेशन में नहीं होने चाहिए, यहाँ पे विधानमंडल के दोनों सदन जो हैं वो सेशन में नहीं होने चाहिए, तभी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जो राज्यपाल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 226। ये हाई कोर्ट को भी, ये आर्टिकल 32 की तरह से है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे रिट जारी कर सकते हैं, इसी तरह आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिट जारी कर सकते हैं भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के लिए भी, और साथ ही अन्य प्रयोजनों के लिए भी। कोई ऑर्डर, कोई निर्देश, कोई रिट निकालने की शक्ति जो है वो हाई कोर्ट्स के पास है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी हाई कोर्ट की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है 231। 231 ये कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। मान लीजिए 2 स्टेट हैं, 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, और 2 से ज़्यादा स्टेट हैं तो उनके लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये आर्टिकल हमें ये बताता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 300A। ये हमें बताता है संपत्ति के अधिकार के बारे में। जो पहले कहाँ था, जो पहले था आर्टिकल 31 में, जिसको निकाल दिया गया 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, और नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट ना रह के केवल एक संवैधानिक अधिकार, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 301। ये हमें क्या बताता है कि भारत में हर जगह, है ना, व्यापार करने की, वाणिज्य की यानी कमर्शियल की, समागम की बिना रुकावट होगा। उसमें कोई रुकावट नहीं डालनी जाएगी। कोई व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। भारत में हर जगह जो है वो आबाद होगा, है ना। लेकिन इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि इस पर रेस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक एब्सोल्यूट राइट है, इस पर रेस्ट्रिक्शन भी है। आर्टिकल 302 से लेके 305 तक इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जो भी हमें जानने ज़रूरी हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 310। 310 हमें क्या बताता है? इसके अनुसार जो संघ की सिविल सर्विसेज हैं, जो यूनियन की सिविल सर्विसेज हैं, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब जो सदस्य हैं जो ऑल इंडिया सर्विस में काम करते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकते हैं। यानी कि उनकी जो पोस्ट पर रहने का कोई टाइम नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पोस्ट पर रहेंगे। इसी तरह से अगर स्टेट की बात करें, स्टेट की जो सिविल सर्विसेज होती है, जो सिविल सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं, वो किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि गवर्नर के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है इसमें एक सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, क्योंकि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत इसमें दिया गया है तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 323A। ये बताता है हमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का मतलब कि यहाँ पे जो लोक सेवक हैं, देखिए जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनके पदों के लिए जो भर्ती है ना, जो उनकी सर्विस की कंडीशंस हैं, उससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट होंगे उसके निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न जोड़ दिया गया है, बाद में, पहले नहीं था। इसे भाग 14A करके ऐड किया गया, और जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उससे इसको ऐड किया गया। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का जो प्रोविज़न है वो इसमें ऐड किया गया है।
इसके बाद आता है आर्टिकल 325। क्या बताता है हमें कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, इनमें से 4 के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम ना तो निर्वाचक नामावली यानी कि वोटर लिस्ट में ना तो शामिल किया जाएगा, ना ही उसके द्वारा किसी विशेष वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दावा किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऊंची कास्ट से रिलेट करता हूँ, है ना, या मैं किसी अच्छे मूलवंश से रिलेट करता हूँ, या मैं किसी और कास्ट का हूँ, या केवल पुरुष हूँ, इस आधार पर मुझे उस वोटर लिस्ट में शामिल कर लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। इनमें से किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही उसे इन आधारों पर किसी वोटर लिस्ट में, किसी निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को, ये भेदभाव को ख़त्म करता है ये आर्टिकल भी। इसके बाद आता है आर्टिकल 326 यानी कि 326। क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को ही भारत में मतदान के अयोग्य होंगे, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो इंडिया में वोट नहीं डाल सकते। अब कौन कौन है वो जो नहीं वोट डाल सकते, तो सबसे पहले आता है जो भारत का नागरिक ना हो, है ना, जो इंडिया का नागरिक नहीं है बेसिकली वो तो वोट डाल ही नहीं सकता इंडिया में। दूसरा है जो 18 साल से कम आयु का हो, है ना, जो व्यक्ति वोट डालना चाहता है वो मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी में आना चाहिए, मतलब 18 साल से ज़्यादा आयु का होना चाहिए। उसके बाद वो विकृत चित्त ना हो, मतलब पागल वगैरह ना हो, पागल वोट नहीं डाल सकते। इसके बाद जो किसी अपराध में भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य कर दिया गया हो, मतलब वो कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, अवैध आचरण उसका नहीं होना चाहिए, तो अगर इस आधार पर किसी को अयोग्य कर दिया गया हो तो वो भी वोट नहीं डाल सकता। तो इसमें ये बताया गया है इस वाले आर्टिकल में कि इस आधार पर जो है वो वोट नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दिया इस आर्टिकल में कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो मतदान के अयोग्य माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 351। ये हमें क्या बताता है, ये कहता है कि संघ का ये ड्यूटी है, यूनियन की ये ड्यूटी बनती है कि वो हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए और उसके विकास के लिए निर्देश दे। यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज है हमारी कंट्री में, मतलब हिंदी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हमें डेवलपमेंट करना है हिंदी के लिए, तो वो ड्यूटी किसकी है, हिंदी के डेवलपमेंट की, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की, वो ड्यूटी बनती है यूनियन की, है ना। संघ की ड्यूटी बनती है कि वो हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए, साथ ही उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ निर्देश दे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 352, जो हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। किन किन आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो एक देखिए आधार है आपका युद्ध का, वॉर छिड़ जाए, अगर बाह्य आक्रमण हो, किसी बाहरी देश ने हम पर अटैक कर दिया हो, या सशस्त्र विद्रोह, कहीं पर हथियार को लेकर, मतलब हथियारों सहित जो है वो हमला हो जाए, है ना, हथियार वाला हमला हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो ये 3 बेसिस हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। और इसके लिए जब राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है, या इनमें से कोई एक ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि पूरे इंडिया में, या तो पूरे इंडिया में या उसके किसी भाग की अगर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा संकट में है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो एक उद्घोषणा जारी करते हैं। कौन, प्रेसिडेंट, है ना, जो राष्ट्रपति है, वो एक उद्घोषणा जारी करेंगे जिसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति बहुत ज़रूरी होती है ना। मंत्रिमंडल को सूचना देनी भी तो बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिक्लेरेशन होती है, ये जो उद्घोषणा होती है जब इमरजेंसी लगती है, तो ये 1 महीने के अंदर अंदर पारित होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो दोनों सदन हैं, पार्लियामेंट के जो सदन है, लोकसभा है या राज्यसभा है, 1 महीने के अंदर अंदर उसको पारित होना ज़रूरी है। पहली बार में ये 6 महीने तक लागू रहेगी, ध्यान रखना है, और आगे से ये अनिश्चित काल तक के लिए लगाई जा सकती है। यानी कि नेशनल इमरजेंसी का जो टाइम लिमिट है वो मैक्सिमम, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितने भी टाइम के लिए इसको लगाया जा सकता है, लेकिन पहली बार में 6 महीने के लिए ही ये लागू रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमें बताता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में, जो बताता है आर्टिकल 356। ये हमें क्या बताता है कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलता है, मतलब राज्यपाल जो है, जो गवर्नर है जिस भी स्टेट में, ऐसा हुआ है कि जो वहाँ के स्टेट का जो पूरा का पूरा शासन है, जो पूरा गवर्नेंस है, वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग वो स्टेट में जितने भी प्रोविज़न हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, तो जो स्टेट के जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट को जो है इस बात की सूचना देते हैं, इस बात से इन्फॉर्म करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, यहाँ पे एक उद्घोषणा जारी कर सकते हैं, और उस घोषणा के बाद जो राज्य सरकार है उसकी जितनी भी सारी शक्तियाँ हैं, जो कार्य हैं,
वो राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे, यानी राष्ट्रपति में निहित हो जाएंगे। और ऐसी उद्घोषणा भी देखिए 6 महीने तक ही लागू रहती है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है इसकी वो है 3 साल। 3 साल तक के लिए ये लागू रहेगी। उसकी जो थी नेशनल इमरजेंसी की, वहाँ पे अनिश्चित काल तक के लिए थी, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 3 साल है। इसके बाद क्या होता है कि उद्घोषणा के बाद जो राज्य विधानमंडल की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो कौन यूज़ करता है? पार्लियामेंट यूज़ करती है। पार्लियामेंट के पास सारी पावर जो है वो राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ सब उसके पास चली जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमें बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, यानी वित्तीय आपातकाल के बारे में। ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय संकट आ गया है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी स्थिति आ गई है कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, तो वो उद्घोषणा जो है वो जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है 361, जो बताता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। तो दोनों को ही गवर्नर और प्रेसिडेंट को दोनों को ही कुछ स्पेशल जो है वो अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार जो प्रेसिडेंट है और जो राज्य का राज्यपाल है वो अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यानी कि जिस पद पर वो हैं, जिस पोस्ट पर वो हैं, अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्य पालन में किए गए किसी भी काम के लिए कोर्ट में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। तो एक तरीके से जब राष्ट्रपति राज्यपाल अपनी पोस्ट पर होते हैं तो उस काम को करते हुए वो किसी कोर्ट में जो है उत्तरदायी नहीं होंगे जब वो अपनी पोस्ट पर होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है कि जो आर्टिकल 61 है उसमें अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग चलाया जा रहा है तो उस मामले में न्यायालयीय अधिकरण के द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति के मामले में जांच हो सकती है कि जो महाभियोग प्रेसिडेंट पे लगा है, राष्ट्रपति पे लगा है, वो ठीक है या नहीं। तो ये इसका एक अपवाद है। इसके बाद जो दूसरा जो विशेष अधिकार मिला है राष्ट्रपति और राज्यपाल को वो ये है कि उनके खिलाफ उसके बाद मतलब उनकी जो पदावधि है जिस दौरान वो पद पर हैं, किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई दांडिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उनके खिलाफ नहीं चलाई जाएंगी। इसी तरह से जब वो अपने पद पर हैं उस अवधि के दौरान ना तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ना उन्हें कारावास के लिए कोई आदेशिका निकाली जाएगी। तो गिरफ्तारी से उनको संरक्षण दिया गया है, जेल से उनको संरक्षण दिया गया है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उनके खिलाफ नहीं चलाई जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए सिविल मामले में अब क्या होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने से पहले या उसके बाद किसी भी काम के संबंध में उनके खिलाफ कोई सिविल कार्यवाही भी नहीं चलाई जाएगी। अब सिविल कार्यवाही में यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमें देखना होगा, एक अपवाद हमें देखना होगा। अपवाद में ये कहा गया है कि देखिए अगर सिविल कार्यवाही दायर करनी है तो वो तभी दायर की जाएगी जब कार्यवाही की प्रकृति, यानी कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका नेचर है ना, उनके खिलाफ जो वाद हेतुक है कि किस आधार पर उनके खिलाफ वाद दायर किया गया है वो, और ऐसी कार्यवाही संस्थित करने वाली जो पार्टीज़ हैं उनके नाम, निवास स्थान, अनुतोष जो वो चाहते हैं, है ना, जो भी उसकी लिखित सूचना, उसकी लिखित इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए जाने के 2 महीने बीत चुके हों, यानी कि 2 महीने का जो टाइम है वो देना होगा, तब सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो दायर की जाएंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 361A, नया ऐड किया गया था। क्या कहा गया है इसमें कि जो पार्लियामेंट है, ये जो राज्य विधानमंडल है, उनकी कार्यवाहियों के प्रकाशन को देखिए वैसे तो संरक्षण दिया गया है। ये कहा गया है कि जो भी पार्लियामेंट में या राज्य के विधानमंडल में कोई भी कार्यवाही होती है उसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल में ये इसे आप एक अपवाद समझ सकते हैं हम उस चीज़ का, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों का हम सही विवरण प्रकाशित करते हैं तो न्यायालय में उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी। लेकिन बशर्ते कि वो विवरण कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। वो जिसमें जो बातें हों जो पब्लिश की गई हैं वो बिल्कुल ठीक हो और सही हो, तभी उसके खिलाफ ना तो कोई सिविल कार्यवाही होगी, ना कोई दांडिक कार्यवाही होगी, ना तो सिविल केस फाइल होगा और ना ही कोई क्रिमिनल केस फाइल होगा। तो ये चीज़ इसमें क्लियर कर दी। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है 368 जो संशोधन के बारे में बताता है। सिर्फ एक ही आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें संशोधन की तीनों प्रक्रिया दी गई हैं, तीनों प्रोसीजर जो हैं वो दिए गए हैं।
संविधान में संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। और उसकी प्रक्रिया जो है वो 368 में दी गई है। तो 3 तरह की प्रक्रिया जो है वो इसमें बताई गई है। एक है संशोधन की साधारण प्रक्रिया, दूसरी है विशेष प्रक्रिया, और तीसरी है प्रक्रिया करने के लिए संशोधन में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी चाहिए। तो 3 तरह के यहाँ पे जो है वो प्रोसीजर जो है वो दिया गया है, चाहे साधारण तरीके से, विशेष तरीके से, और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति से। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 393। अब क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसमें बताया गया है कि संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो भारत का संविधान होगा। कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी जो हम अगर मेजर एक्ट देखें, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, आईपीसी हो या प्रॉपर्टी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, जब आप उसे पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में ही ये चीज़ दी होती है कि इस जो अधिनियम का नाम है वो क्या होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा मतलब एक ऐसी बुक है जिसमें ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत का संविधान होगा इसका नाम, यानी कि ये चीज़ सबसे लास्ट में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पूरे संविधान में संविधान का नाम कहाँ दिया गया है। तो ये है आर्टिकल 393 यानी कि 393। ये हमें बताता है कि संविधान का जो नाम है वो भारत का संविधान है, और ये दिया गया है 393 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिहाज से, सबसे लास्ट में ये चीज़ दी गई है 393 में। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में उन सारे आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश की है जो बहुत ज़्यादा या तो न्यूज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट आपको दिखाई है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।